तो आज हम लोग जीएस का जो दूसरा टेस्ट लिए थे, टेस्ट नंबर 2, जिस पे नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 77 दिया गया था, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो को पूरा देखेंगे सभी कोई, ताकि सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, ध्यान से देखना कि मानव शरीर की बृहत्तम, ये पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका कौन सी है। तो आप लोगों को पता होगा कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, वो होती है तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तंत्रिका कोशिका। तो उसी का जो दूसरा नाम कह सकते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं स्नायु कोशिका। ठीक है, कुछ और नहीं है, वही चीज़ है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया तो स्नायु कोशिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्नायु कोशिका। तो मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका पूछे या मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछे तो हम लोग दोनों में ही बोलेंगे तंत्रिका कोशिका या फिर तंत्रिका कोशिका या फिर दूसरा स्नायु कोशिका, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, इसको पहले मिटा लेते हैं। तो इसको मिटाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है। तो आप लोगों को बता दें कि वैद्युत अपघटन आपने 9th और 10th में अच्छा से पढ़ा होगा कि इसमें क्या होता है, ये पहले समझते हैं कि इसमें वैद्युत अपघटन की क्रिया, इस सेल है, इस सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ये प्लस, यानी कि प्लस वाला कौन सा होता है? एनोड, प्लस वाला एनोड, और ये है माइनस और ये है कैथोड। जब इससे होकर के NaCl के घोल से, NaCl का जलीय विलयन से, जब हम लोग विद्युत, NaCl का जलीय विलयन है, मान लो इसमें NaCl का जलीय विलयन है, जब Na का क्या साइन होता है? प्लस, Cl का माइनस। Na जो कि धातु और क्लोरीन गैस है, ये माइनस साइन है। ठीक है, तो जब इससे होकर के विद्युत धारा पास कराया जाता है इस सेल से, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, तो ये 2 इलेक्ट्रोड आप लोग को दिख रहा है, एक कैथोड और एक एनोड। जो कैथोड होता है वो क्या होता है? माइनस होता है, ये कैथोड है, और जो एनोड होता है वो प्लस होता है। तो हमेशा ये सोडियम क्लोराइड, ये जलीय विलयन में जो सोडियम और क्लोरीन है, तो सोडियम किस पे जाएगा? हमेशा अपोजिट साइन पे। जो प्लस वाला वो माइनस में चले जाएगा। अगर सोडियम की बात करेंगे तो ये प्लस है, तो प्लस किस में आएगा? माइनस वाला में। और जो माइनस है वो किस में आ जाएगा? प्लस वाला में। आकर के वो क्या होगा? इस पर के जमा हो जाएगा। जब इससे विद्युत धारा पास कराया जाएगा तो वो कुछ मात्रा में आकर के यहाँ पे जमा हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है वैद्युत अपघटन। ठीक है, 2 चीज़ समझना, 2-3 बातें समझना जरूरी है। ये होता है वैद्युत अपघटन। और अगर हम बात करें इसी में कि ये वैद्युत अपघटन है, और अगर कभी कभी पूछ ले कि इसमें वैद्युत अपघटय किसे कहते हैं, वैद्युत अपघटय, अपघटय, वैद्युत अपघटय वर्ड भी ध्यान देना। वैद्युत अपघटय, अपघटन नहीं बोल रहा हूँ, अपघटय, वैद्युत अपघटय। तो वैद्युत अपघटय, ये जो विलयन है NaCl का, इसको कहते हैं वैद्युत अपघटय। चाहे किसी भी चीज़ का अगर विलयन देंगे, चाहे NaCl का दे दे या फिर ZnSO4 दे दे, कोई सा भी दे दे, जिंक सल्फेट का दे दे, कोई सा भी जलीय विलयन रहेगा तो इसको कहते हैं अपघटय। ठीक है, अब अगला चीज़ समझते हैं इसमें। वैद्युत अपघटय समझ गया। हम लोग को समझना वैद्युत अपघटन और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से जब विद्युत धारा पास कराया जाता है तो जो धातु होता है, यानी जो प्लस होता है, वो माइनस की ओर चले जाता है। माइनस मीन्स किस पे? कैथोड पे चले जाएगा। और जो क्लोरीन है वो किस पे चले जाएगा? एनोड पे चले जाएगा। ये बात ध्यान देना सभी को कि धातु किस पे जाता है? जो प्लस होता है माइनस पे जाता है। और माइनस कौन सा है? ये वाला, ये वाला मतलब कौन सा? कैथोड। और जो क्लोरीन है माइनस है तो प्लस में जाएगा, तो प्लस वाला किस पे जाएगा? जो क्लोरीन माइनस है तो प्लस में जाएगा। प्लस कौन सा है? ये वाला, मतलब एनोड। ठीक है, अब इसके संदर्भ में ही, वैद्युत अपघटन के संदर्भ में ही फैराडे साहब ने 2 नियम दिए थे। फैराडे ने 2 नियम दिए। फैराडे कितने नियम दिए? फैराडे वैद्युत अपघटन के संदर्भ में, आंसर तो इसका यही है, फैराडे का 2 नियम दिए। फैराडे का
एक था पहला नियम, पहला नियम ये क्या था? तो देखो ये बहुत ही सिंपल था। ये क्या था कि अगर फिर नीचे करें, पहले समझा दो ऊपर से, कि जैसे इस सोडियम क्लोराइड के जल विलयन से जब विद्युत धारा पास कराया गया, सोडियम क्लोराइड के जल विलयन से जब विद्युत धारा पास कराया गया, तो सोडियम जो धातु है वो किस पे चले गया? कैथोड पे चले गया, और जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पे चले गया। तो यहाँ पे आकर के वो इकट्ठा हो गया, जमा हो गया। तो जितना मात्रा इकट्ठा हुआ, जो पदार्थ की मात्रा जमा हुआ यहाँ पे, और जो विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रहा था, तो जितना मात्रा में पदार्थ इसमें जमा हुआ, जितना मात्रा में पदार्थ इसमें जमा हुआ, पदार्थ की मात्रा, यानी कि इसको सूचित करते हैं W से, पदार्थ की मात्रा, वो उसमें प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा को, विद्युत धारा के रूप में क्या प्रवाहित होता है? आवेश। तो वो उसके समानुपाती होता है, यानी कि W जो है वो Q के समानुपाती होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो W है समानुपाती होगा Q का। तो ये संबंध रिलेशन है। तो अब हम लोग इसको समझना होगा और अच्छा से, क्योंकि इस यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बना देता है। जैसे कि देखो W है और इस समानुपाती का साइन हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे, तो एक इस समानुपाती के बदले एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट आता है Z, और यहाँ पे Q तो ऑलरेडी है। तो क्या हो जाता है कि W बराबर Z, और Q का एक फॉर्मूला होता है कि Q आवेश बराबर I इंटू टी। तो Z I Q के बदले हम लोग IT लिखेंगे। तो ये एक संबंध है, W बराबर Z इंटू आई इंटू टी। Z क्या है? ये तुल्यांक भार है। I क्या है? विद्युत धारा है। T क्या है? टाइम है, यानी कि समय। तो ये फैराडे का पहला नियम है। तो ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है, बस इतना हम समझाना चाह रहे हैं। एक बार फिर से सुन लो ध्यान से कि फैराडे, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन पे गौर करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा था, जरा कलर चेंज करें, तो क्वेश्चन कह रहा था वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो फैराडे का नियम लागू होता है। ये दो नियम था, हमने तो एक ही नियम बताया। फिर देखो दूसरा नियम क्या होता है। पहला नियम को और एक बार अच्छे से समझ लो, ठीक है। पहला नियम क्या था कि यदि सोडियम क्लोराइड का, ये जो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से यदि विद्युत धारा पास कराया जाए, तो जो दोनों इलेक्ट्रोड है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला जो इलेक्ट्रोड है, कैथोड और एनोड जो इलेक्ट्रोड है, इस पे कुछ पदार्थ की मात्रा इकट्ठा हुआ होगा। विद्युत धारा जब पास कराएंगे, धातु कैथोड पे चले जाएगा, जो अधातु क्लोरीन गैस है वो एनोड पे चले जाएगा, जैसा चित्र में दिखाया गया है। तो अब ध्यान से देखो कि जो जितना पदार्थ इकट्ठा हुआ इसमें, और इससे जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा था, यहाँ पे लिखा है विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रहा था, तो उसके क्या होगा? समानुपाती होगा। जितना पदार्थ जमा हुआ उसमें, यानी W जो है समानुपाती किसका होगा? Q का। प्रवाहित होने वाले आवेश का क्या होगा? समानुपाती होगा। तो समानुपाती का साइन हटाएंगे तो इक्वल लगाएंगे, और समानुपाती के बदले एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट कौन सा आएगा? Z आएगा। तो और उसके बाद क्या करेंगे कि ये W बराबर, ये Z है और Q का एक फॉर्मूला होता है, Z Q का एक फॉर्मूला, तो इधर लिखें Q का एक फॉर्मूला लिखें, IT होता है, तो Z IT। तो ये कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, इसीलिए हम फैराडे का पहला नियम बता दिए। अब फैराडे का एक और नियम है, उस नियम को भी ध्यान से समझना होगा। थोड़ा लंबा होगा, लेकिन थोड़ा मतलब वीडियो लंबा होगा, पर धैर्य रख करके देखो और सीखो, क्योंकि क्वेश्चन डीप से पूछता है आजकल, ठीक है। फैराडे का दूसरा नियम बात करें। फैराडे का दूसरा नियम, पहला नियम मैंने ऊपर बताया, पहला नियम ऊपर बताया। दूसरा नियम, फैराडे का दूसरा नियम पर बात करेंगे। तो फैराडे का दूसरा नियम क्या होता है वो भी समझ लो। दूसरा नियम, फैराडे का दूसरा नियम ये क्या है कि इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें मान लो हम लोग दो सेल लिए, ठीक है, दो ही लेते इसमें। इसमें क्या है, NaCl का घोल डाल दिए, और इसमें जिंक सल्फेट का, ZnSO4 का, इसमें सोडियम क्लोराइड का, इसमें जिंक सल्फेट का। इसमें भी दो पोल होगा, ठीक, इसमें भी दो पोल होगा, कैथोड एनोड। ये प्लस वाला साइन है, ये प्लस वाला है, और ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको दूसरा नियम समझना, और इसमें ये जली विलयन है, तो थोड़ा थोड़ा देते ये जली विलयन है। अब क्या होगा कि इस नियम को समझने, देखते ऊपर करते हैं और ध्यान से समझना। ये क्या कहता है, इसमें क्या होता है कि अगर विद्युत धारा समान समय के लिए, विद्युत धारा दोनों में बात कर रहे हैं, दोनों सेल का बात करें, दो से अधिक भी ले सकते हैं। अगर विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी दोनों से समान समय के लिए, यानी कि समान धारा समान समय के लिए, धारा भी समान होना चाहिए और समय भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। दो अलग अलग
इस सेलों से दो अलग अलग विद्युत अपघट्य बताए थे, दो अलग अलग विलयन से, जैसे इसको कहते हैं अपघट्य, सोडियम क्लोराइड ये अपघट्य विद्युत अपघट्य, जो विलयन होता है वो विद्युत अपघट्य कहलाता है। तो जब हम क्या बोले कि समान धारा समान समय के लिए अलग अलग या भिन्न भिन्न कह सकते हैं विद्युत अपघट्य से होकर प्रवाहित होता है, ठीक। तो जो ये इलेक्ट्रोड मैंने बताया था, इस इलेक्ट्रोड पर क्या होगा कि फिर कहानी वही है कि जो Na है प्लस है तो माइनस पे आकर के इकट्ठा होगा, यहाँ पे इस आकर के इस तरह से दोनों एक दूसरे पे आकर के जमा हो जाएगा, यहाँ भी जमा हो जाएगा दूसरा वाला सेल पे भी। तो ये जितना भी पदार्थ का मात्रा इस पर जमा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होगा, तो जितनी भी मात्राएं जमा होंगी, ठीक है, ये दो केस है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना, जितने भी पदार्थ की मात्रा जमा होगा इलेक्ट्रोड पर, ये दोनों इलेक्ट्रोड पर जितना भी पदार्थ आकर के जमा होगा, ध्यान से सुन रहा, मैंने क्या कहा, समान विद्युत धारा समान समय के लिए जब अलग अलग विद्युत अपघट्य से प्रवाहित किया जाता है, तो जितना इलेक्ट्रोड पदार्थ की मात्रा जमा हो रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रोड पर जितना पदार्थ की मात्रा जमा हो रहा है, ठीक है, ये पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार, जो तुल्यांकी भार जो क्या होता है, कांस्टेंट वजन होता है, तो तुल्यांकी भार के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे कि वो पहला नियम में था कि जितना भी पदार्थ जमा हो रहा था वो विद्युत धारा, उससे प्रभावित होने वाला विद्युत धारा का क्या होता है, समानुपाती। इसमें ऐसा नहीं, इसमें क्या है कि मैंने कहा कि समान विद्युत धारा समान समय के लिए जब अलग अलग विद्युत अपघट्य से होकर प्रवाहित किया जाता है, तो जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पर जब पदार्थ की मात्रा इकट्ठा हो रहा है, तो पदार्थ की मात्रा, अगर समझो पदार्थ की मात्रा समानुपाती होगा किसका, तुल्यांकी भार का, तुल्यांकी भार का समानुपाती होगा। अब दोनों केस को अच्छा से समझो। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम कुछ, तो हम लोग पहला वाला को लिखेंगे कि ये इसको W1 मानेंगे, ये जो पदार्थ की मात्रा है W1 और तुल्यांकी भार को E1, तो इसके ये समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। अब देखो W1 हम मैंने क्या कहा कि इस समानुपाती को हटाएंगे तो इक्वल लगाएगा, और एक कांस्टेंट आ जाता तो कांस्टेंट K मान लो, ठीक है, और ये E1 तो ऑलरेडी पहले से 1 है, तो इसको इक्वेशन 1 मान के चलो। अब दूसरा अगर लें तो यहाँ जो पदार्थ की मात्रा W2 इकट्ठा हुआ था और ये समानुपाती होगा E2 का, ठीक है। और फिर से कहा कि W2 समानुपाती का साइन जैसे ही हटाएंगे तो इक्वल लगेगा, और एक कांस्टेंट ऑलरेडी आ जाता तो क्या आएगा, और यहाँ पे E2, तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हम क्या करेंगे, और तो हम करेंगे क्या कि इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब डिवाइड करने पर क्या होगा कि ये W1 W2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक, और इक्वल के है ये, उसके बाद E1 डिवाइड हो जाएगा के E2 से, तो के और के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, तो बचेगा W1 बाय W2 इक्वल E1 बाय E2। तो ये है W1, ये हो जाएगा इसके बीच रिलेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा पे जिक्र करेंगे कि इलेक्ट्रोड वोल्ट किसकी इकाई है, इलेक्ट्रोड वोल्ट इकाई है। तो आप लोग को पता है कि आवेश का जो इलेक्ट्रोड वोल्ट है ऊर्जा का, इलेक्ट्रोड वोल्ट है किसका से मतलब ऊर्जा का। आप लोग को और भी पता होना चाहिए पावर का, पावर मतलब शक्ति, शक्ति का क्या होता है, वाट होता है, शक्ति का सही मतलब वाट होता है। करंट विद्युत धारा, और विद्युत धारा का सही मतलब क्या होता है, एम्पियर, विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर, और आवेश का सही मात्रक कूलाम होता है, ठीक है, ध्यान देना ये। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, इसको डिलीट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है पृष्ठ तनाव की विमा क्या है। तो पृष्ठ तनाव की विमा क्या है, तो चलो देखते हैं इसको। देखो भाई, तनाव विमा मतलब डायमेंशन का पूछ रहा है, तो समझना अच्छा से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पृष्ठ तनाव, तो
पृष्ठ तनाव का एक फार्मूला होता है, बता रहे इसका आंसर क्या होगा। पृष्ठ तनाव का फार्मूला होता है बल बट्टे लंबाई। ठीक है, पहले ये बात समझो। ये होता है बल को हम लोग किससे सूचित करते हैं, एफ से, राइट, और जो लंबाई को एल से। तो देखो भाई कैसे निकलता है डायमेंशन। तो जो टी, ये तनाव का बात करें, इसका विमा पूछ रहा है, तो पृष्ठ तनाव का जो विमा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बल का विमा आप लोग को पता होना चाहिए कि बल का विमा होता है mL/T-2। ये सभी को याद कर लेंगे, या m पे पावर कुछ नहीं है तो 1 भी बोल सकते हैं, m1L1T-2 या mL/T-2। और जो लंबाई का विमा होता है L या L1 कह लो। ठीक है, इसको 1 भी लगा सकते हो, 1 लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 1 लगा सकते हैं। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। तो अब देखो गौर से कि ये L1 को काट देगा। ठीक, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा m/T-2। 1 भी दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते, मैंने कहा तो जैसा कि ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में m/T-2। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, m/T-2। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक लकड़ी नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे लड़की हो जाएगा। ठीक है, लकड़ी की जगह पे लड़की पढ़ना है। लकड़ी हो गया, लड़की पढ़ना है। ठीक है, तो कह रहा है एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, यहाँ पे 2 टाइप का प्रश्न बनता है इससे। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को समझना। तो मान लो ये झूला है, ठीक है, ये झूला है, इस पे एक लड़की बैठी हुई, पहले बैठी हुई, तो इस स्थिति में, तो पहले इस स्थिति में बैठा है, ये बैठी हुई है अभी। एक और झूला बनाते हैं और इस स्थिति में क्या करते हैं कि ये झूला है लटका हुआ, इस पे हम लड़की को खड़ा कर दी, तो हाइट तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही यहाँ से यहाँ, लेकिन इसका केंद्र यहाँ पे है, इसका केंद्र यहाँ पे है। दोनों की कंडीशन समझो। तो ऐसा समझो कि ये जो झूला जहाँ पे रस्सी बंधी हुई है जहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेकर के केंद्र तक की दूरी देखो, यहाँ पे इतना होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखेंगे सेकंड वाला केस पे, तो यहाँ से यहाँ केंद्र के बीच की दूरी थोड़ा कम हो जाएगा इसके मुकाबले। ये चाहता होगा, मान लो ये 10 cm होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 cm हो जाएगा, ये 5 cm हो जाएगा। ठीक है, खड़ा होने पर तो दोनों का जो लंबाई है घटेगा, दोनों का लंबाई क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्वेश्चन हम लोगों को कहा कि अगर एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का आवर्तकाल बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो बताओ क्या होगा। तो अगर बढ़ेगा तो देखो, अगर खड़ा हो गया तो क्या हो गया, आवर्तकाल यहाँ से यहाँ तक का आवर्तकाल क्या होगा, घटेगा ही ना। तो अगर यदि वो खड़ा हो जाए, एक सॉरी खड़ी हो जाए, कोई भी झूला पे बैठा है वो खड़ी हो जाए, तो उस स्थिति में अगर खड़ी हो गई तो वो झूला का जो आवर्तकाल होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। क्योंकि यहाँ से यहाँ देखो केंद्र है ना, यहाँ पे जहाँ पे बंधी हुई रस्सी, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर मान लो, यहाँ तो खड़ी होने पर ये दूरी थोड़ा बढ़ गया, तो दूरी बढ़ा तो इसके बीच का जो यहाँ से यहाँ दूरी, ये जो क्या हो जाएगा, आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ये वाला, बी वाला। ठीक है, तो ध्यान देना कि अगर वो बोले और एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन देखो, पहले अगर वो झूला पे अगर कोई बैठा है, अगर झूला पे बैठा है, ठीक है, और वो खड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा, उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर पहले से अगर मान लो कोई बोले खड़ा था, ठीक, और उसके बाद वो झूला में क्या हो गया, बैठ गया, तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये छोटा हुआ तो केंद्र का दूरी बढ़ जाएगा, जहाँ से झूला बंधा हुआ वहाँ से यहाँ तक आवर्तकाल जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और खड़ा होने पर घट जाएगा। तो चीज़ तीसरा कंडीशन भी ध्यान से सुनो। तीसरा कंडीशन ये कह रहे हैं, मान लो कि ये फिर से झूला बनाते हैं। तीसरा कंडीशन, ये झूला है, यहाँ पे इस कैटेगरी में, यहाँ पे क्या है कि अब इस झूला में 2 आदमी आकर के बैठ जाए, एक आदमी आकर के बैठा, एक आदमी और आके बैठा, 2 आदमी आकर के यहाँ पे बैठ गया। अगर 2 व्यक्ति आकर के झूला पे बैठ जाए तब इसमें क्या फ़र्क होगा, ये बताओ। अगर 2 व्यक्ति अगर झूला पे बैठ जाए तो क्या होगा, तो क्या इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, ऑप्शन देगा, क्या घट जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो बता देते हैं कि अगर दोनों बैठ जाएगा तो देखो, पहले भी दूरी यहीं पे था, एक आदमी पहले से बैठा था झूला में, एक आदमी पहले से बैठा था, दूसरा आदमी बाद में आकर के बैठ गया। ऐसा पूछेगा कि पहले से एक आदमी बैठा था झूला में, बाद में दूसरा आदमी झूला पर आकर के बैठ गया, तो बताइए कि उसके आवर्तकाल में क्या फ़र्क होगा। यहाँ से यहाँ तक आवर्तकाल में कोई फ़र्क होगा, नहीं फ़र्क होगा। पहले भी इतना ही दूरी था, अगर देखोगे पहले ही मान लो 8 cm था, तो अब भी कितना cm, 8 ही cm है।
तो इसके आवर्तकाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर कोई पहले से झूला में बैठा हुआ है तो दूसरा भी व्यक्ति आकर के झूला में बैठेगा तो दूरी में क्या ही फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात ध्यान देना, 3 केस बन सकता है। एक तो झूला में बैठा बाद में खड़ा हो गया तो जो आवर्तकाल होता है वो घट जाता है, और अगर पहले से खड़ा था झूला में बैठ गया तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक, ये तीसरा अगर बात करें, अगर एक व्यक्ति झूला में बैठा हुआ तो दूसरा व्यक्ति भी आके बैठ गया तो पहले जो 8 था तो अब भी तो 8 ही रहेगा ना दूरी। यहाँ पे दूरी ऐसा थोड़ी होगा बढ़ेगा या घटेगा, तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रह जाएगा। ये 3 केस बनता है। ठीक है, ध्यान देंगे। चलो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर, अब क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करेंगे। कह रहा है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। तो यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो होती है 46%। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सवाल दूसरा है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 होल 2CO, या इसी को हम लोग कह देते हैं, एक और चीज़ कैसे इसको लिख सकते हैं एक और तरह से, एन नहीं, अरे बैक हो जाओ भाई, तो इसको और तरह से क्या लिख सकते हैं, बैक हो भाई, CONH2 होल 2। CO को पहले लगा सकते हैं या बाद में लगा सकते हैं, तो ये यूरिया का ये फॉर्मूला हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, चलो इसको डिलीट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यूरिया का परसेंटेज कितना 46%। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, बताओ किसको किसको याद है। गुणसूत्र टॉपिक भी मैंने पढ़ा रखा है, बता सकते हो कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो कुत्ता में इस चारों ऑप्शन में सबसे अधिक होता है, वो होता है कितना 78। कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या 78 होती है। ठीक है, अगर पूछे कोई मच्छर में कि बताओ भाई मच्छर में कितना होता है, तो मच्छर में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, बताओ जरा, मच्छर में कितना होता है। तो मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या होता है 6। ठीक है, मनुष्य में कितना होता है, मनुष्य में कितना होता है बताओ, 46 46 होता है। पढ़े हैं ना आप लोग। अगर पूछते हैं खरगोश में कितना होता है, खरगोश में मैंने इसका ट्रिक बताया, 4 टांग होता है, तो 44। खरगोश में कितना 44। ठीक है, और अगर पूछते बताओ घोड़ा में कितना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, घोड़ा वाला भी ध्यान देना कि घोड़ा में कितना होता है। तो घोड़ा में गुणसूत्रों की संख्या होता है 64। और अगर हम बात करें, बताओ कि किसका पूछे अब, और बताओ। और अगर हम बात कर लें, एक और बात करें लास्ट, कबूतर का बात करते हैं। तो कबूतर में अगर पूछेंगे तो कितना बताओगे, 80 होता है। ठीक है, इस तरह से गुणसूत्र वाला टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, ऑफलाइन, तो उसको देख लेना। चलो इसको देखते हैं, हटाते हैं। क्वेश्चन 7 कंप्लीट हुआ। अब लोग हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 7 कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो भाई, कह रहा है कि पारे का प्रतिरोध शून्य होता है। पारे का प्रतिरोध शून्य होता है, कितना केल्विन पर शून्य होता है बताओ। तो पारे का जो प्रतिरोध होता है वो 4K पर क्या होता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, पारा एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि पारा हम लोग किसको कहते हैं, पारा किसको कहते हैं बताना जरा। पारा यानी कि मरकरी को पारा कहा जाता है। इसका संकेत क्या होता है, Hg होता है। परमाणु संख्या कितना होता है, 80 होता है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, ये अतिचालक पदार्थ है, पारा एक अतिचालक पदार्थ कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसका ये पूछा पारे का प्रतिरोध शून्य होता है, कितना पे होता है, तो 4K पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है इसका। ठीक है, एक प्रकार से ये ठीक है, अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन पे। इतना काफ़ी है इसके लिए, इसको डिलीट करते हैं, हटाते हैं। अब इसको किधर से हटेगा, छुट्टा करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मेथनॉल को कहते हैं, मेथनॉल को कहते हैं, मेथनॉल को क्या कहते हैं बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 किसको पता है, तो मेथनॉल को इन चारों में से किसको कहते हैं, रबिंग अल्कोहल कहते हैं, या ग्रेन अल्कोहल कहते हैं, या वुड अल्कोहल कहते हैं, या डिनचैट अल्कोहल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वुड अल्कोहल। मेथनॉल को क्या कहते हैं, वुड अल्कोहल भी कहा जाता है। ठीक है,
याद रखना। देखो ऐसा है कि मेथनॉल का अगर तुमको फार्मूला पूछते हैं, ठीक है, फार्मूला पूछते तो इसका फार्मूला क्या होता है याद रखना सभी का, CH3OH, ठीक है। मेथनॉल का फार्मूला पूछ सकता तो इसका फार्मूला याद रखेंगे CH3OH, ठीक है। इस पे इतना काफ़ी है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे कि किस कह रहा है कि साधारण लोलक के समय को दुगुना करने के लिए धागे की लंबाई क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 4 गुनी होनी चाहिए, डायरेक्ट याद रखना कि अगर साधारण लोलक के समय को दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई कितनी करनी चाहिए, 4 गुनी होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है कितना कितना मीटर प्रति सेकंड से, तो 0.6 मीटर प्रति सेकंड से, 0.6 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ता है, 0.6 मीटर प्रति सेकंड से, ठीक है, बढ़ता है। क्या है क्वेश्चन समझते हैं एक बार अच्छा से, ठीक है। ये भाई मिट जाओ, ये इससे मिटेगा। देखो कह रहा है कि प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर, अगर 1 डिग्री सेल्सियस ताप हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, तो वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा। अगर एक डिग्री सेल्सियस यानी कि हीट बढ़ाते जाएंगे, ताप बढ़ाते जाएंगे, तो वायु में ध्वनि का वेग कितना से बढ़ेगा, कितना बढ़ता है, कितना होगा नहीं, कितना से बढ़ता है, तो 0.6 मीटर प्रति सेकंड। अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाएंगे तो उसका वेग जो है वेलोसिटी है कितना से बढ़ेगा, 0.6 मीटर प्रति सेकंड से क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये कोई मीटर प्रति सेकंड पता होगा कि चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और वेग का भी SI मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो वेग कितना से बढ़ेगा, 0.6 मीटर प्रति सेकंड से। अगर प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, कितना से बढ़ता है बताना जरा, कितना से बढ़ेगा, 0.6 मीटर प्रति सेकंड से। तो ये वाला क्लियर हुआ। अब इसको हटाते हैं। कह रहे कि मानक दाब है, तो मानक दाब होता है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि मानक दाब होता है, मानक दाब है तो मानक दाब होता है 760 मिमी के बराबर। एक स्टैंडर्ड प्रेशर का मान होता है कितना, 760 मिमी, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। और क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है, जब प्रकाश वायु से यानी कि विरल से सघन में जाता है, वायु मीन्स विरल, और से वायु से कहाँ जाता है, अगर ये कांच है, ठीक है, ये कांच है, ये कांच यहाँ पे एक कांच है, तो ये मान लो ये विरल से अगर सघन में जाता है, ये विरल है, ऊपर वायु है, ये वायु है और ये कांच है, सॉरी इधर लिखते हैं, ये कांच है, ये कांच है, ये कांच है। तो अगर ये बीच में ये अभिलम है, ये वाला जो लाइन है ये अभिलम है, अगर विरल से सघन में जाता है यानी वायु से अगर किस में जाता है, कांच में जाता है, तो ये क्या होता है, जाना चाहिए था इधर, लेकिन इधर नहीं जाके वो इधर ही मुड़ जाता है, ठीक है, इधर मुड़ जाता है, यानी कि यहाँ पे कौन बनता है इसका, ठीक है। तो बताओ कि क्या होता है। तो ऑप्शन बोलते तरंग दैर्घ्य बढ़ती है, तरंग दैर्घ्य घटती है, या आवृत्ति बढ़ती है, कोई नहीं। तो तरंग दैर्घ्य क्या हो गया, घट जाता है। तो अगर तुम्हारा वायु से कांच में जाएगा तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर यदि कांच से वायु में जाएगा तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा देख लो, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे चले गया, यानी कि क्या हो गया, बढ़ गया। तो अगर वायु से कांच में आएगा तो तरंग दैर्घ्य घटेगा। ध्यान से सुनो, वायु से कांच में आए या बोले विरल से सघन में आ जाए, विरल से सघन में आ जाए तो तरंग दैर्घ्य घट जाएगा। और यदि कांच से वायु में जाए यानी सघन से विरल में जाए तो फिर क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगा। ये दो बात याद रखना। तो क्या होगा इसका, आप इसका आंसर बताना जरा। वायु से कांच में जा रहा है तो बताओ क्या होगा, तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, घटती है। तरंग दैर्घ्य क्या होती है, घटती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब अगला देखें अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे एस्कर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है। तो विटामिन का नाम मैंने ये टॉपिक भी पढ़ा रखा है, अगर आप लोग को पता होगा तो ये टॉपिक मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। तो एस्कर्बिक किसका नाम है बताओ जरा, किसको नहीं पता है इनमें से, इसको भी नहीं पता वो जा करके रिपीट करेंगे। तो विटामिन जो एस्कर्बिक एसिड है ये विटामिन सी का नाम है। अगर विटामिन ए का नाम पूछे तो क्या होता बताना जरा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, इसका नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन बी का नाम क्या होता है बताना जरा, थायमिन।
विटामिन सी का स्कर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अब बात करेंगे 15 में। क्वेश्चन नंबर 15, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि के बारे में पिछले क्लास में भी बता चुका हूँ, इस क्लास में बता रहा था। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि जो करती है अनुदैर्ध्य के रूप में अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। डायरेक्ट याद रखना, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, अब अगला आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन कह रहा है कि सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। सोनार जो मुख्यतः उपयोग किया जाता है, बताओ किसके लिए किया जाता है? डॉक्टरों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है, डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है या डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है या इंजीनियरों के द्वारा किया जाता है या अंतरिक्ष द्वारा किया जाता है या समुद्री यात्रियों के द्वारा? तो आप लोग को बता दें, ये समुद्री यात्रियों के द्वारा किया जाता है। एक प्रकार से नेविगेट स्थान जानने के लिए कि क्या है, नहीं है, दूरी कितना है, गहराई कितना है, ये सब चीज़ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। किस यंत्र का? सोनार का। ये मैंने यंत्र में बता चुका था। ठीक है, सोनार का, सोनार वाले सोनार का जो है इस्तेमाल किया जाता है समुद्री यात्रियों के द्वारा किया जाता है, और ये गहराई मापने में, स्थान का पता करने में, इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको हटाते हैं, तो इसको डिलीट करें जरा भाई। अब क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या होगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है बताओ? तो इसका देखो, कई लोग हीलियम बोलेंगे, तो याद रखना कि इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि अच्छा ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? हाइड्रोजन। दूसरा सवाल कि सूर्य में कौन सा क्रिया होता है? तो याद रखना ये जो सूर्य में होता है वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होता है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होता है, संलयन प्रक्रिया होता है। ठीक है, संलयन प्रक्रिया होता है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो और अगर इसके बारे में जानना हो तो और बताते हैं थोड़ा सा कि इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन का नाभिक मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन का नाभिक मिल करके किसका नाभिक का निर्माण करेगा? हीलियम का नाभिक का निर्माण करता है। हाइड्रोजन का नाभिक मिल करके हीलियम का नाभिक बनाते हैं। ठीक है, इसके दौरान काफ़ी एनर्जी मुक्त होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी क्या होता है इसमें निकलता है। ठीक है, तो इसलिए याद रखना, जो सवाल पूछा कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, तो कौन सा नाभिकीय ईंधन है? हाइड्रोजन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि शरीर में द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि अगर से बात करें तो ये कृत है, लेकिन दूसरा का बात करें तो ये अग्न्याशय है। दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? पेनक्रियाज जिसको बोलते हैं हम लोग, अग्न्याशय है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय। ठीक है, ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, हम लोगों से कि नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? चलो भाई बताओ जरा। तो ये बहुत ही थोड़ा अलग कैटेगरी का सवाल है, तो याद रखना ये 6 मांसपेशियों से होता है। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो हम लोग का नेत्र गोलक जो आई बॉल होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए 6 मांसपेशियाँ। कितना मांसपेशियाँ? 6 मांसपेशियाँ। इसमें अलग अलग में बटा हुआ है। 4 एक में होता है 4, अगर इसको समझाएं तो एक में होता है 4, ठीक है, समझना। एक में होता है 4 मांसपेशियों का हम बात करें, एक में होता है 4 और एक में होता है 2। 4 और 2 भाग में बटा रहता है। एक 4 वाला को कहते हैं रेक्टस मांसपेशियाँ, और जो 2 वाला है वो तिरछी मांसपेशियाँ होता है। ये रेक्टस मांसपेशियाँ होता है और ये 2 तिरछी मांसपेशियाँ होता है, जो कंट्रोल करता है हम लोग का आई बॉल को, यानी कि नेत्र गोलक को। तो 6 मांसपेशियाँ। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होती है, किस द्वारा कंट्रोल होता है, कितना मांसपेशी द्वारा? 6। 4 2 के रूप में डिवाइड होता है। चलो इसको डिलीट कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 20 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है, तो इसका आंसर क्या होगा बताना जरा। तो याद रखना कि सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व होता है हाइड्रोजन में। किस पे होता है? हाइड्रोजन में। क्यों होता है बताओ? क्योंकि देखो जितना भी अम्ल है वो क्या देता है भाई बताना जरा, H+ आयन देता है। अम्ल जो होता है H+ आयन देता है, आप लोगों को पता होगा। और जो क्षार होता है यानी बेस होता है वो क्या देता है? OH- देता है। तो ये H+ आयन देता है और ये सभी अम्लों में देता है। ठीक है, सभी अम्लों का लगभग एक समान है कि कोई ज़्यादा मात्रा में देता है कोई कम मात्रा में देता है। ठीक है, लेकिन देता सभी है H+। तो सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यानी H मतलब हाइड्रोजन। सब में जितना भी अम्ल है उसमें हाइड्रोजन, क्योंकि अम्ल का डेफिनेशन ही होता है कि अम्ल जल में घुल करके क्या देता है? H+ आयन देता है, यानी हाइड्रोजन आयन देता है। तो जितना भी अम्ल होगा तो सबसे अधिक क्या रहेगा? कौन सा समान तत्व रहेगा? यानी कॉमन कौन रहेगा सब चीज़ में? और सब अलग अलग हो सकता है लेकिन H तो सब में होगा ही, क्योंकि वही तो जल में घुल के H देगा। जैसे मान लो H2SO4 है, ठीक है, तो देखो इसमें भी H, इधर सल्फेट है वो अलग चीज़ है, लेकिन H तो है इसमें। तो जितना भी होगा उसमें H कॉमन होगा, सब जितना भी अम्ल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर ऊपर चले गया। क्वेश्चन नंबर 21, ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया? ऑक्सीकरण क्रिया जो होता है ये किस रूप में? ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण का डेफिनेशन ही क्लियर है कि ऑक्सीकरण में क्या होता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है? हानि हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। ठीक है, ऑक्सीकरण का डेफिनेशन आप लोगों को अगर पता होगा कि ऑक्सीकरण को रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की हानि के रूप में परिभाषित किया गया। ठीक है, किस रूप में परिभाषित किया गया इसको? इलेक्ट्रॉन की हानि के रूप में, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन पे बढ़ें, इसको हटाते हैं, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम बात करेंगे 22। बहुत इजी क्वेश्चन है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद बताना जरा, खट्टा होता है। और अम्ल के बारे में कई बार बता चुका कि अम्ल जल में घुल करके क्या देता है? H+ आयन देता है, मैंने कई बार बोल चुका हूँ, ध्यान देना इस बात पे। और क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि प्रकाश वर्ष, ये इसका अम्ल का स्वाद कैसा है? खट्टा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश सबको पता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई, बताना जरा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई बता? दूरी का। प्रकाश वर्ष इकाई किसका है? दूरी का। अब अगर हम सवाल ऐसा पूछ दें कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है बताओ, तो क्या बोलोगे? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? जल्दी लिखो कमेंट में, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। और पार्सेक भी होता है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होता है पार्सेक होता है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। लेकिन एक प्रकाश वर्ष का अगर हम बात कहते हैं तो एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, ये हम पूछें तो बताओ एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। याद आया कुछ? 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक होता है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक, चलो ये भी कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक जूल बराबर है तो कितना? 10⁻7। और 1 जूल बराबर 10⁻7। और 1 जूल जो होता है वो होता है 10⁻7 अर्घ के बराबर। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि पिंड का भार शून्य नहीं होगा। कहाँ पे शून्य नहीं होगा? तो किसी घर्षणहीन सतह पर जो है पिंड का भार शून्य नहीं होगा। शून्य नहीं होगा, यहाँ पे शून्य नहीं होगा, कुछ न कुछ भार होगा। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर शून्य हो जाएगा, स्वतंत्र गिरने के दौरान हो सकता है। ठीक है, अंतर्ग्रहित अंतरिक्ष पर होगा, तो कहाँ पर नहीं होगा? किसी घर्षणहीन सतह पर नहीं होगा। ठीक है, याद रखना। अब अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट पेज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है हम लोगों से, चलो इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि वर्षा की बूंदें किसके कारण से गोलाकार होती है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा सवाल है। तो याद रखना ये पृष्ठ तनाव के कारण, तनाव जैसे ही बढ़ता है तो वर्षा का बूंद जो है
वो क्या होता है, गोल होते चले जाता है। ठीक है, तनाव, क्योंकि इसके अंदर में खास लिक्विड का ही बात हम कर लें, वो उसके पास खास गुण होता है, या फिर कह लो कि पृष्ठ तनाव का ही कह लो, पृष्ठ तनाव का ही एक खास गुण होता है। वो क्या करता है कि द्रव जो होता है, ठीक है, अपना कोशिश करता है जितना न्यूनतम क्षेत्रफल को कर सके। अपना क्षेत्रफल को मान लो कि द्रव इतना में फैला हुआ, तो कोशिश करके इतना में आने के लिए, तो कोशिश करता जब कम में, प्रयास करता कि कम में क्षेत्रफल में सिमट जाए। ठीक है, तनाव यानी कम क्षेत्रफल में सिमट जाए, जिसके कारण ये जो वर्षा का बूंद है वो क्या होते जाता है, गोल हो जाता है। ठीक है, वो कम क्षेत्रफल में सिमटना चाहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षा की बूंदें किसके कारण से गोलाकार होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण। यानी कि जैसे हम लोग बचपन में कागज वागज मोड़ लेते थे, उसको क्या करते थे, बहुत सारी चीज़ जमा करके उसको गोल करने का, और एक चीज़ है, एक प्रकार से जैसे लाड़ू होता है, लाड़ू खाते हैं, उस लाड़ू को हम लोग क्या करते हैं, दोनों हाथ से उसको एकदम इकट्ठा करते हैं, ठोस बनाने का प्रयास करते हैं। तो वर्षा का बूंद के अंदर में वो गुण होता है। यह तनाव के कारण क्या होता है, यानी तनाव, पृष्ठ तनाव का ही गुण है कि वो जो लिक्विड वाला चीज़ रहेगा वो उसको कम से कम क्षेत्रफल में क्या करने का प्रयास करेगा, सिमटने का प्रयास करेगा, आकार में लाने का प्रयास करेगा, ये ठोस में बन जाए, यानी कि और नीचे नज़दीक नज़दीक आ जाए इसका कण। तो नज़दीक नज़दीक आने के क्रम में जो कण होता है इसका, वो क्या हो जाता है कि वो गोल हो जाता है। ठीक है, तो चलो भाई अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब बर्फ़ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है, ठीक है, जब बर्फ़ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है, जब बर्फ़ एक टुकड़े पर, क्वेश्चन नंबर 27 है कि जब बर्फ़ एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलना क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और परिवर्तित रहेगा, बढ़ जाएगा, या कोई नहीं होगा। तो ये दो क्वेश्चन ध्यान देना, दो दो क्वेश्चन बनता है और पूछता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और ये पूछने वाला क्वेश्चन है। तो जैसे ये दो बातें रखना, अगर यदि बात करेगा कि प्रेशर बढ़ रहा है, अगर बर्फ़ या अगर दबाव बढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो उसका गलनांक जो हो जाएगा, ठीक है, उसका गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, अगर यदि प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो उसका गलनांक क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। ठीक है, ये दो बातें याद रखना कि अगर यदि दबाव बढ़ेगा तो उसका गलनांक क्या होगा, घटेगा, और अगर दबाव घटेगा तो उसका गलनांक क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान रखना ये दो बात। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखें, क्वेश्चन नंबर 28 देखें, इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्ति का होता है, न्यूनतम प्रवृत्ति का होता है आग पकड़ने के लिए, इसमें से किसमें आग जल्दी पकड़ लेगा, न्यूनतम होता है, बहुत जल्दी पकड़ेगा। तो याद रखना कि सूती कपड़ा, यानी सॉरी उल्टा हम बता रहे हैं कि आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है, यानी कि कम चांस है कि इसमें आग पकड़ेगा। ठीक है, बाकी सब कपड़ा में फटाफट पकड़ लेगा। ठीक है, ऐसा कह लो, चांस कह लो। ठीक है, ये चांस कितना है, उल्टा ये न्यूनतम प्रवृत्ति का मतलब होता है कि कितना चांस है कि किसमें जल्दी आग पकड़ सकता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त होता है, सबसे कम चांस है कि इसमें थोड़ा लेट से पकड़ेगा तो सूती में भी आग, लेकिन ये सब में देखो पॉलिस्टर में हो जाए, पॉलिस्टर में जल्दी आग पकड़ेगा, नायलॉन में और भी तेज़ी से पकड़ेगा, टेरिलॉन, तो सूती में भी पकड़ेगा, लेकिन न्यूनतम कम चांस है थोड़ा कि सूती में थोड़ा इन लोग के मुकाबले से, इन तीनों के मुकाबले उसका थोड़ा टाइम लगे उसमें। तो सूती वस्त्र, तो रसोई घर में भी किस सवाल आता था क्लास 7 8 का साइंस में, रसोई घर में किस प्रकार के कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए, तो सूती वस्त्र हम लोग याद करते थे, याद करो। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है, नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है, तो बताओ भाई क्या किसका होगा। तो याद रखना इसका टेफ्लॉन का, किसका याद रखना, टेफ्लॉन। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है, टेफ्लॉन की होती है। ठीक है, अगर पूरा बात करेंगे तो उसका और भी चीज़ें होती है, जैसे कि अगर तुम ये अगर बात करेंगे नॉन स्टिक रसोई कैसे, जैसे फ्राई पैन देखा होगा कि आजकल फ्राई पैन आता है जिसमें वो जलता कम है, तेल वेल कम, तेल ऊपर में ही रहता, कम तेल पे भी बन जाता है, तो ये सब है। नॉन स्टिक जो चिपकने वाला नहीं, नॉन स्टिक रसोई का बर्तन हो गया, तो ये इसमें परत जो रहता है वो टेफ्लॉन का रहता है। ठीक है, याद रखना डायरेक्ट। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट हम अगर आगे बढ़ें,
क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती। नाइट्रिक अम्ल के द्वारा कौन सी धातु प्रभावित नहीं होती, बताया जा रहा है। बहुत बढ़िया सवाल है। तो ये सोना सबसे ये महंगा है इसमें से। ये सोना जो है नाइट्रिक अम्ल के द्वारा प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। और बाकी चांदी हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, पारा हो जाएगा, इस पर रिएक्शन कर जाएगा। लेकिन सोना पे जो है ये नाइट्रिक अम्ल थोड़ा कम प्रभाव दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर दूसरा सवाल इसमें पूछें कि जो नाइट्रिक अम्ल है इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। HNO3 इसका फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे सब कोई। HNO3 नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। अब अगर अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है। भारी जल तो सबको पता है कि भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, बताना जरा। D2O। इसमें से कौन सा भारी जल, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको कहा जाता है। इसका रसायन नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला याद रखना D2O। इससे पहले वाला सेट में भी ये क्वेश्चन करा चुका था। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाफिंग गैस, इसके बारे में भी पता होगा। लाफिंग गैस जिसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। लाफिंग गैस का यहाँ दिया ही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला बता देते हैं। तो N2O होता है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, ठीक है, याद रखना इसका फॉर्मूला। तो लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। अब अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं, जो बेसी प्रकृति का होता है, OH देगा ये जल में घुल करके। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है, तो बताओ जरा इसका क्या नाम है, ये चारों में बताओ। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम पूछ रहा है। कास्टिक सोडा होगा, या फिर बेकिंग सोडा होगा, या सोडा एस कहेंगे, या पोटास कहेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बताओ। तो NaOH को ही दूसरा रूप में हम लोग कहते हैं क्या, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को ही क्या कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को ही क्या कहते हैं हम लोग, कास्टिक सोडा, ठीक है। चलो एक और अगर हम बात पूछ लें इसमें, इसका अगर हम बात करेंगे, बताओ कि बेकिंग सोडा जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसके बारे में पूछ सकते हैं कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, बताना जरा। इसका सूत्र होता है NaHCO3, ये याद रखेंगे। बेकिंग सोडा का ये फॉर्मूला है NaHCO3, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 34 कि निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 34 कि निम्न में से किससे ध्वनि का संचरण नहीं होता। किस में ध्वनि नहीं एक जगह से दूसरी जगह संचारित हो सकती है, बताना जरा। तो जहाँ निर्वात, जहाँ पे हवा का मात्रा बिल्कुल नहीं है, निर्वात में, वैक्यूम में, ठीक है। इस बात में भी ध्वनि का संचरण होता है, वायु में भी होता है, पानी में भी होता है, तो निर्वात में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है। ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है किस, इसमें से कौन, वीएन के प्रतिस्थापन नियम द्वारा, या एम्पेयर के तैरने का नियम द्वारा, या डॉपलर प्रभाव द्वारा, या रमन प्रभाव। तो याद रखना डॉपलर प्रभाव, याद रखना इसका। कौन सा प्रभाव, डॉपलर प्रभाव। ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है कौन से प्रभाव से, डॉपलर प्रभाव से, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर में धमनियाँ का कार्य क्या है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मानव शरीर में धमनियाँ का कार्य क्या है, रक्त को हृदय तक पहुँचाना, फेफड़े को जोड़ना, या फिर हृदय से रक्त को लाना, या कोई नहीं। तो याद रखना ये शरीर में धमनी का जो काम है, धमनी का जो काम है, ये क्या करता है, हृदय से रक्त को क्या करता है, लाता है। हृदय से रक्त को क्या करता है, लाता है। और बाकी अगर इसका उल्टा, अगर ये धमनी तो लाता है, अगर सीरा का काम पूछते हैं, सीरा का काम क्या, तो सीरा क्या करता है, ये शरीर का अलग अलग अंगों से ये रक्त लेगा और ये कहाँ तक पहुँचा देगा, हृदय तक पहुँचा देगा। ये शरीर से रक्त को हृदय तक पहुँचाता है, और ये धमनी क्या करता है, हृदय से शरीर तक लाता है। हृदय से रक्त को ला करके अलग अलग सेल तक पहुँचाता है, अलग अलग अंगों तक पहुँचाता है, ठीक है। लेकिन सीरा क्या करता है कि शरीर के अलग अलग अंगों से लेकर के हृदय तक पहुँचाता है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे मुख्य क्या होता है धमनी और सीरा में, कि जो धमनी होता है वो क्या होता है कि इसमें शुद्ध अशुद्ध का बात हम कर लें कि धमनी शुद्ध, ये धमनी जो होता है ये एक प्रकार से शुद्ध रक्त का परिसंचरण करता है। शुद्ध रक्त, ये रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है, ऐसा कह लो। ये रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। जो सीरा होता है ये रक्त को अशुद्ध या अशुद्ध रक्त का ही परिसंचलन करता है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। याद रखेंगे ये चीज़।
अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर नहीं, पेज संख्या 4 है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पे। किस तत्व का परमाणुक भार को किसमें, किसी तत्व के परमाणुक भार के किसमें, क्वेश्चन नंबर 37, किसी तत्व के परमाणुक, क्वेश्चन 37, किसी परमाणुक तत्व परमाणुक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है, परमाणुक किसी तत्व के परमाणुक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है, बताना जरा। तो बहुत ही सिंपल सा है ये, परमाणु द्रव्यमान इकाई पे, परमाणु द्रव्यमान इकाई पे किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी। बहुत अच्छा सवाल है ये, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। बिल्कुल ही कितना तापमान घटा देगी जो गैस है, वो आयतन ही कुछ घेरे ही ना आयतन, बताना जरा। इसका आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये 0 केल्विन के बराबर होता है, पता होगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि एंजाइम मूलतः क्या होता है। एंजाइम क्या होता है बताओ। एंजाइम ये प्रोटीन होता है। एंजाइम किसको कहते हैं, प्रोटीन को ही कहते हैं। एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है, क्या होती है, अत्यधिक प्रतिरोधकता होती है, या शून्य प्रतिरोधकता होती है, अपरिमित प्रतिरोधकता, परिमित लिखा गया अपरिमित होगा, अपरिमित प्रतिरोधकता होगी या ऋणात्मक प्रतिरोधकता होगी, क्या होगी इसमें से 40, ये 40 का बताना। तो याद रखना कि अतिचालक एक ऐसी धातु, एक वस्तु है जिसमें होती है शून्य प्रतिरोधकता, उसमें शून्य प्रतिरोध होता है, 0 के बराबर, नो रेसिस्टेंस। और अगले सवाल में हम बात करें ये प्रतिरोधकता का बात करें, अगर तुमको पूछे प्रतिरोध के बारे में पूछे तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रा होता है वो क्या होता है, तो याद रखो प्रतिरोध का एसआई मात्रा ओम होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 कर रहा है एक हॉर्स, क्वेश्चन नंबर 41 कर रहा है 1 हॉर्स पावर बराबर है 1 HP किसके बराबर होता है, 746 वाट। ये सबको पता होगा कि जो 1 HP होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, 1 HP 746 वाट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 42 कि वायुमंडल दाब में आकस्मिक घटाव दर्शाता है, किस चीज़ को दर्शाता है, तो ये दर्शाएगा तूफानी मौसम को। अचानक वायुमंडल दाब में आकस्मिक घटाव आ गया, वायुमंडल दाब कम हो जाए तो किसको दिखाएगा, तूफानी मौसम की, मौसम में कुछ आंधी तूफान आ गया, इस चीज़ को डिनोट करेगा। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, अच्छा सवाल है, याद रखना, प्रेरकत्व की इकाई क्या होता है, इसमें से प्रेरकत्व की इकाई क्या होता है, तो याद रखना इसका हो जाएगा हेनरी, क्या हो जाएगा, हेनरी। प्रेरकत्व का इकाई होता है, बैक हो जाए भाई, हेनरी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर किसे कहा जाता है, ये भी सवाल सही है, तो बताओ किसे कहा जाता है, तो ल्यूकेमिया को कहा जाता है, ल्यूकेमिया को। रक्त कैंसर किसे कहा जाता है, ल्यूकेमिया को, रक्त कैंसर कहा जाता है ल्यूकेमिया को। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 कि टेलीग्राफ के आविष्कार करने 45 सॉरी 44 हो गया, 45 कि ध्वनि की इकाई क्या है, केल्विन है, डेसिबल है, न्यूटन है, पास्कल, ये सबको पता होना चाहिए। ध्वनि का इकाई क्या होता है, डेसिबल। ध्वनि का जो इकाई होता है वो क्या होता है, डेसिबल। ध्वनि का इकाई क्या होता है, डेसिबल। अगर इसी में पूछे कि ताप, केल्विन किसका इकाई, किसका हो जाएगा, ताप का, न्यूटन किसका, बल का, पास्कल किसका है, ये दाब का। ठीक है, अलग अलग। केल्विन किसका है, ये केल्विन का बात करेगा तो ये ताप का है। ठीक, न्यूटन किसका है, बल का है, पास्कल किसका है, तो ये दाब का है। ठीक है, ये चीज़ें। तो अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टेलीग्राफ का आविष्कार 46, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है टेलीग्राफ के आविष्कारक वाले कौन थे, इसमें टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था, ये बताना 46 में। तो याद रखना मोर्स ने किया था, किसने किया था, मोर्स ने। ठीक है, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था, मोर्स ने किया था। अगर पूरा नाम बोलेगा तो इसका पूरा नाम था सैमुअल
सैमुअल मोर्स पूरा नाम था इसका, सैमुअल मोर्स। ठीक है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन पे देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 47 की ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र, ये तो बहुत आसान सा। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है कि ध्वनि की तीव्रता, तो ऑडियोमीटर से। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, ऑडियोमीटर से। ध्वनि की तीव्रता जो मापी जाती है वो ऑडियोमीटर से मापी जाती है। एमीटर से, विद्युत धारा, सोनोमीटर से भी बताए थे। समुद्र में जहाज का एक गहराई, जहाज़ों को गहराई मापने में, स्थान ये नेविगेट करने में, इस चीज़ में काम आता है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, शुष्क सेल है। शुष्क सेल कौन सा है, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो ध्यान देना कि इसमें एक होता है प्राथमिक सेल, ये वाला सेल जो दिया है इसमें, हम बताते हैं शुष्क सेल, आंसर बताते हैं, पहले समझो। ठीक है, शुष्क सेल जो होता है ये प्राथमिक सेल होता है। ठीक है, शुष्क सेल जो होता है वो प्राथमिक सेल होता है। अब प्राथमिक सेल क्या होता है कि जिसको एक बार यूज कर लिया, तुम इसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकता, है ना, दोबारा तुम इसको चार्ज नहीं कर सकता। एक बार यूज कर लिया दोबारा चार्ज नहीं कर सकता। ठीक है, और जो अलग कैटेगरी का बात करें, द्वितीय, जैसे ये द्वितीयक सेल दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ये प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है, चतुर्थक होता है, तृतीय नहीं होता, याद रखना। प्राथमिक सेल एक बार उपयोग कर लो, जिसको दोबारा एक बार उपयोग करने का इसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकता, उसको प्राथमिक सेल कहते हैं। और द्वितीयक सेल क्या हो, एक बार यूज कर लो, एक बार यूज कर लिया मान लो, तो इसको दोबारा से वही चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। इसमें जैसे कि हम लोग यूज करते थे बैटरी जो होता है, ठीक है, ये सब आता है। एसिड, जिसमें बैटरी, जिसमें एसिड वैसिड डाल करके यूज किया जाता है, गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है बैटरी, है ना, तो ये सब। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 49 पे, इसको हटाते हैं। तो 46 48 का याद रखना कि शुष्क सेल क्या होता है। शुष्क सेल मतलब प्राथमिक सेल, एक बार यूज कर लो, उसके बाद इसको चार्ज नहीं कर सकते, वो प्राथमिक सेल होता है। और याद रखना द्वितीयक सेल क्या होता है कि द्वितीयक सेल को एक बार यूज करो तो बार बार उसको, जिसको चार्ज कर सको, वो द्वितीयक सेल होता है। ठीक है, तो इसका प्राथमिक सेल था। अब क्वेश्चन नंबर 49, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट क्या है, बताना जरा। चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, तो वेबर। क्या होता है, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का जो होता है वो होता है वेबर। ठीक है, वेबर। चुंबक फ्लक्स का जो ऐसा ही मतलब होता है वेबर होता है। ठीक है, चलो अच्छा, इसमें जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है ये बताओ। टेस्ला, टेस्ला किसका, ये चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का, याद रखना। और ये वाट जो है ये किसका है, शक्ति का, पावर जिसको बोलते हैं। एम्पियर सबको पता है, विद्युत धारा का। एम्पियर किसका, विद्युत धारा का, विद्युत धारा का। तो ये 4 याद रखेंगे, इसको डिलीट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन 50 कह रहा है विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है। अब क्वेश्चन 50 फिर से इकाई वाला है, तो इकाई बहुत जरूर बार बार पूछता सवाल, इकाई। तो विद्युत ऊर्जा का इकाई क्या होता है, तो किलोवाट घंटा, KWH कह सकते हैं। तो विद्युत ऊर्जा का इकाई क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का इकाई क्या होता है, किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का इकाई क्या होता है, किलोवाट घंटा, KWH। ठीक है, चलो अब अगला पेज बढ़े। सॉरी, ये कौन सा पेज आ गया भाई, 4 पेज, ये क्वेश्चन नंबर 50 तक करें हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे 51 पर। ठीक है, 51 कह रहा है कि प्रतिरोध का यूनिट क्या है, तो प्रतिरोध का यूनिट होता है ओम। ठीक है, और वोल्ट किसका है, विभवांतर का। एम्पियर किसका है, विद्युत धारा का। वाट किसका है, शक्ति का। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 52 कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है, तो याद रखना कम घनत्व के कारण क्या होता है, बादल जो है वायुमंडल में तैरता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन कह रहा है 53 कह रहा है कि मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है। ये मैंने पहला सेट में भी क्वेश्चन करा रखा था और बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है। मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को क्या कहता है, निकट दृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया, और दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, बताना जरा, किसको किसको याद है, जल्दी बताओ, कमेंट करो फटाक से। 53 का बताओ जरा। तो ये हाइपरमेट्रोपिया, हम बताए थे कि जो दूर दृष्टि दोष होता है उसको हाइपरमेट्रोपिया, और जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं, याद अगर होगा तो। ठीक है, अब वापस क्वेश्चन 54 में वही दिया है।
54 में कह रहा है कि मायोपिया से क्या तात्पर्य, तो वही है निकट दृष्टि दोष। मायोपिया किसको कहेंगे, निकट दृष्टि दोष को कहेंगे, ठीक है। ये हो गया 54। अब 55 पे बात करेंगे, निम्न में कौन सा जल संक्रामक रोग है, जल से होने वाला रोग, तो हैजा, जल से होने वाला संक्रामक रोग है, जल से होता है, वो होता है हैजा, ठीक है। चलो भाई, अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो ये तो सबको याद होगा 25 सेमी होता है। न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेमी। और कह रहा है टिबिया अस्थि में होती है, टिबिया अस्थि में होती है कहाँ, कौन सा अस्थि मतलब कौन सा हड्डी पे कहाँ पे होता है, टिबिया कपाल पे होता है या भुजा पे होता है या पैर पे होता है या जांग पे होता है, कहाँ पे होता है, तो ये बताते हैं टिबिया जो होता है ये पैर में होता है, पैर में टिबिया पकड़ लेता है। पैर में कहाँ पे, अगर बात करें एरी के जो ऊपर टकना जैसा है, एरी जो है पैर और जो हमारा घुटना के बीच जो मांसल हिस्सा उसके बीच में जो हड्डी है, पैर के घुटना और हमारे एरी के जस्ट ऊपर से वो जो बीच में जो इतना सा डंडी है, ठीक है, डंडी की जैसा है, ये जो पैर वाला हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं टिबिया, ठीक है, टिबिया, ठीक है, पैर में होता है। विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग कौन सा, विटामिन ई की कमी से कौन सा होता है, ये पता हुआ, अलग अलग विटामिन से मैंने बता चुका था कि कौन सा हो सकता है, जनन क्षमता में कमी आ सकता है। अगर विटामिन ई अगर कम हो जाए बॉडी में तो जनन क्षमता, रिप्रोडक्शन जो है वो बच्चे को जन्म देने में उसमें क्या होगा, परेशानी आएगी, ठीक है, याद रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, ज़रा देखें। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग होता है, कौन सा अंग जो है जो जिसमें क्या होता है दोष कोई सा भी आ जाता है तो डायबिटीज कर लेता है। तो पहली बात तो डायबिटीज किसी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है, याद रखना, इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है। दूसरा बात कि ये कि अब किससे संबंधित है, फेफड़ा से, तिल्ली से या वृक्क से या अग्न्याशय से, तो याद रखना ये पेनक्रियाज में दोष आता है, इसकी वजह से क्या होता है कि डायबिटीज पकड़ता है, जिसके कारण इंसुलिन हार्मोन की क्या होती है, इंसुलिन हार्मोन की कमी होता है, जिसके कारण क्या होता है एक प्रकार से डायबिटीज पकड़ लेता है। अब कह रहा है एस्टिगेटिव, ये भी बता चुका था पिछले सेट में कि एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है, ये किससे संबंधित है, कानों की है, आँखों की है, नाक की है या फिर गले की है, बताना जरा। ये आँखों की, उसी दिन बता चुकी थी आँखों की है। एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है, ये किससे संबंधित है, आँखों से। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि SARS का पूर्ण रूप क्या है, SARS का पूर्ण रूप क्या है, SARS का पूर्ण रूप क्या है। देखो भाई इसका पूरा नाम अगर हम बात करें तो SEVERE, ठीक है, ACUTE एक्यूट, इसके बाद रेसिप्रेटरी RES, इसको दूर तरह करना पड़ेगा RESPI ठीक है ये, और एक और SAR और एक छूट गया, इसको लिखते हैं सिंड्रोम SYNDROME, ठीक है, ये है इसका फुल फॉर्म पूरा। अब इसको हिंदी में भी ढूंढेंगे, पहले देख लो समझ लो, ठीक है, ये पूरा नाम हो गया इसका सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। अब जरा देखें ऑप्शन में कहाँ है ये, ऑप्शन में देखना होगा ये है कहाँ पे, ठीक है। तो जरा ऑप्शन में देखो, ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम पहला में है, ऑप्शन ए में, ठीक है, ऑप्शन ए में। अब क्वेश्चन नंबर 62 फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं, इस सबको पता है, बताओ अलग अलग अध्ययन के बारे में बता रखा है कि फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पोमोलॉजी, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी, ठीक है। अच्छा चलो दूसरा से ऑप्शन ए में हार्टिकल्चर, ये किससे संबंधित है, हार्टिकल्चर किससे संबंधित है बताओ, तो ये बागवानी से संबंधित था। और होरोलॉजी क्या, ऑप्शन बी में होरोलॉजी क्या है, ये एक प्रकार से समय को मेजर करने वाला चीज़ है, समय को मापा जाता है, इसके अंदर में समय के बारे में अध्ययन, समय इसके अंदर में कह लो कि समय के बारे में, समय को मापा जाता है अलग अलग चीज़ों से, है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। और फ्रेनोलॉजी का अगर बात पूछते तो ये कौन सा है,
ठीक है। यूफ्रोमोलॉजी ये कौन सा है? तो ये एक प्रकार से ब्रेन से संबंधित रहता है, शायद खोपड़ी उपड़ी का जो है ना, जो हमारा जो खोपड़ी है इसकी क्षमताओं को शायद मापने उपने का ये इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 63 करा, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गुद्देदार पुष्पासन। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गुद्देदार पुष्पासन। क्वेश्चन नंबर 64 है कि रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? रंजक या वो खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका? कैरामल का या कार्नोलाइट का या ब्रेजिंग का या कोई नहीं? बताना जरा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैरामल का। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का। किसका किया जाता है? कैरामल का। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो इसका हमको पेज उलटना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ चावल, गेहूँ, बीन्स, मकई। तो इसका आंसर हो जाएगा बीन्स के लिए होता है। ठीक है। किसके लिए? बीन्स के लिए। ठीक है, याद रखना बेटा, बीन्स के लिए। अब अगला क्वेश्चन है कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इसको। कौन सा भाग गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बीज, फूल, पत्ती या छाल? बताना जरा इसमें से कौन सा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बीज का किया जाता है। कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बीज। ठीक है, क्योंकि चॉकलेट में जो सुगंध के लिए बीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखना। अब अगला देखें कि रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? ये बहुत बढ़िया सवाल है। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? रेबीज का टीका जो कुत्ता काटने पर लगाया जाता है, तो ये किसने किया था? बताना जरा। तो इसका आंसर हो जाएगा लुई पास्चर ने। ठीक है, कब किसने किया था? लुई पास्चर ने। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मारुति 800 की कार से संबंधित क्वेश्चन है। मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या कितनी होती है? कितना सिलेंडर होता है? बताना जरा। मारुति 800 देखा है तूने? ये पहले पुराना वाला जो कार होता था उसको मारुति 800 अगर देखा होगा तो ये इसमें सिलेंडरों की संख्या होती है 3 सिलेंडर। अब क्वेश्चन नंबर 69 वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? ये मैंने क्लास में बताया था, अपकेंद्रन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अपकेंद्रन। अब क्वेश्चन नंबर 70 अगर हम आए कि न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें होता है। न्यूट्रॉन में क्या होता है बताओ? ये भी बता रखा है। न्यूट्रॉन में क्या होता है? न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, या आवेशहीन होता है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ये भी सवाल मैंने बता रखा है पिछले क्लास में कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो गलत बता रहे हैं। तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ये क्या होगा? एंडरसन ने। ठीक है, याद रखना, क्योंकि जे थॉमसन तो इलेक्ट्रॉन का था ना। हाँ सही है। तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? एंडरसन ने। कमेंट कर देना, पता नहीं है। ठीक है, कंफर्म हो जाएंगे। एंडरसन ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। अब कह रहा कि क्वेश्चन नंबर 72 समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, या न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है, या सभी सत्य? इसमें चारों जो 3 ऑप्शन दिया वो तीनों सत्य। क्या होगा इसमें से बताना। 72 में इसमें क्या होगा बता जरा। तो याद रखना कि जो समस्थानिक होता है उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। अब क्वेश्चन नंबर 73, ये बात तो पता होना चाहिए, 73 सबको पता होना चाहिए इसमें कि एल्केन का सूत्र कौन सा है? ये सबको पता होना चाहिए, सच बता रहा है। जिसको नहीं पता वो कृपया याद करें, पढ़े। एल्केन का सूत्र क्या होता है बताओ जरा, बताओ। तो याद रखना कि एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। CnH2n+2 ये होता है एल्केन का। ठीक है, याद रखेंगे सभी पर। अच्छा, अगर हम बात करें ये क्या है इसमें से, ये क्या है बताओ जरा। तो ये है एल्कीन, वो है एल्केन और ये है एल्कीन। ये हो गया एल्केन, ये हो गया एल्केन, जो भी लिखे हैं एल्केन। ये हो गया एल्केन और ये हो गया एल्काइन, सॉरी एल्काइन नहीं, एल्कीन। एल्कीन, ठीक है। एल्काइन वाला तो रहता -2 हो जाता तो एल्काइन हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे।
और ये जो 1 वाला जितना भी है, अगर 1 वाला की बात करें हम, ये 1 वाला दिख रहा है यहाँ पे, तो ये 1 वाला जो है ये एल्किल ग्रुप का है, ये एल्किल समूह का एल्किल, ये एल्किल का ये हो गया CnH2n+1 वाला, ठीक है, याद रखेंगे। एल्केन हो गया ये वाला, एल्केन, एल्कीन हो गया ये जो दिख रहा है आपको CnH2n, ऑप्शन ए में था CnH2n, फिर हम मिटा के दिखाते हैं, ऑप्शन ए में ये वाला CnH2n, ये एल्कीन हो गया CnH2n, और CnH2n+2 ये हो गया एल्केन का, और ये +1 वाला हो गया एल्कील का, ठीक है, याद रखेंगे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे, इसको मिटाते हैं जरा भाई, जाओ जाओ जाओ, क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग आते हैं 74 पे। कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, जो आधुनिक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पर आधारित है, बताना जरा। 74 बहुत ईजी है, तो बहुत ये है परमाणु क्रमांक, या परमाणु क्रमांक के हिसाब से सजाया गया है इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है 75 जिप्सम, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा CaSO4 × 2H2, जिसको गर्म करने पर क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक है। तो का व्यापारिक नाम क्या है, बताना जरा, इसमें व्यापारिक नाम क्या हो जाएगा इसका, बताओ। तो जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम का व्यापारिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 76 क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है, क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका सोडियम सिलिकेट। अब आखिरी क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की, ये पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, बताना जरा। तो हेनरी बेकुरल, हेनरी बेकुरल, हेनरी बेकुरल, रेडियोधर्मिता की खोज की थी हेनरी बेकुरल ने, ठीक है। तो इसी तरह से ये आज का सेट को मैंने पूरी तरह से क्या कर दिया, एंड कर दिया है। तो पूरा तरह से मैंने इसको एंड कर दिया है, ठीक है। तो आप सभी